हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश रंग होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ मौज मस्ती कर रहे होंगे। और इसी मस्ती भरी क्लास में आज हम हमारा शुरू करने वाले हैं इतिहास 12वीं कक्षा का पहला पाठ का भाग 3, या यूँ कहें अंतिम भाग। इससे पहले हमने पढ़ा है हमारे पहला अध्याय ईंटें मन के और अस्तिया में पहले हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी नगर नियोजन के बारे में, इसके व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में और विदेशी संबंध के बारे में, वहाँ के नागरिकों के जीवन के बारे में कि उनका जीवन यापन कैसा था, वस्त्र कैसे थे, आभूषण कैसे थे, वो कितने उन्नत थे। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो सभ्यता इतनी उन्नत थी, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, साथ ही कि अगर इतनी उन्नत सभ्यता थी तो इसका अंत कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, ये भी हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। क्या कारण है इसके पतन के, साथ ही वो मुख्य शहर के बारे में जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता को इतना विकसित बनाते हैं, और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी, या यूं कहे कि एक वाक्य में प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। काय से? हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था से, कि वहाँ पे किस प्रकार का शासन था। तो हड़प्पा सभ्यता, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता काल हमारा है, वो कहाँ से कहाँ तक है? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। कहाँ से? कि हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा से 1900 ईसा पूर्व की शासन व्यवस्था एक रहस्यमयी शासन व्यवस्था है। कैसी है? रहस्यमयी, क्योंकि उसके बारे में आज तक हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उसकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा कारण, वहाँ कोई अलग से राजमहल नहीं मिला है, या कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे हम कह पाए कि यहाँ पे राजा था के नहीं था। ना ही कोई शिलालेख मिला है, ना ही किसी राजा का प्रमाण मिला है। तो एक तरह से यूं कहे कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था में कोई राजा नहीं था या राजतंत्र नहीं था। वहां पे क्या था? लोकतंत्र की संभावना है। दूसरा, अगर राजा नहीं था तो फिर किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही होगी? तो अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत रखते हैं। जैसे आपकी और मेरी सभी की सोच एक वस्तु या विषय को लेके अलग अलग रहेगी, उसी प्रकार शासन व्यवस्था को लेके भी वहाँ की जो हमारे इतिहासकार थे सभी का मत अलग अलग है। तो कुछ इतिहासकार का कहना है कि कैसी रही होगी? नगर आधारित शासन व्यवस्था। कैसी रही होगी? नगरों के आधार पे, यानी हर नगर का अपना अलग अलग शासन रहा होगा। अगर मोहनजोदाड़ो है तो मोहनजोदाड़ो का शासक अलग है, वहाँ का राजा या यूं कहें कि मुखिया अलग है। हड़प्पा स्थान है तो वहाँ का अलग है। कालीबंगा है तो वहाँ का अलग शासक है। तो क्या रही कि हर बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा स्वतंत्र रूप से चलता था, मतलब अलग अलग वहाँ पे नगर आधारित शासन थे, नगरों के आधार पे। दूसरा क्या है कि व्यापारियों का प्रभाव, मतलब जो व्यापारी गण थे, जैसे आज हमारे रहते हैं बहुत से मंडियों में अलग अलग ग्रुप चलते हैं, समूह चलते हैं, या यूं कहें संघ चलते हैं, जैसे व्यापारी संघ। तो एक धारणा ये भी कहती कि वहाँ पे जो व्यापार व्यवस्था थी, जो उन्नत व्यापार था, जो विदेशी व्यापार तक अगर फैला हुआ था, तो वहाँ पे व्यापारियों का प्रभाव था। तो उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बना रखी थी। तो क्या है कि व्यापार बहुत विकसित था। मतलब संभावना है कि व्यापारी वर्ग प्रशासन में प्रमुख रहा होगा, यानी व्यापारी प्रधान शासन। तीसरा मत क्या कहता है कि परिषद समिति व्यवस्था। क्या कहता है? परिषद, जैसा भी अपने शहरों में होती है, क्या होती है? नगर पालिका, नगर परिषद या गांव परिषद, मतलब हर क्षेत्र की अपनी अपनी परिषद थी, जिसमें एक उनका मुखिया रहता होगा, नीचे बाकी व्यक्ति जुड़े रहते थे जिनके अलग अलग कर्तव्य रहते थे। मतलब एक समूह बनता था। क्या बनता था? समूह, सुनियोजित समूह। जैसा हमारा विद्यार्थी परिषद है उसी प्रकार, या नगर परिषद। तो क्या था कि नगर परिषद संगठित समूह शासन करता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता, मतलब कोई भी अगर निर्णय करना रहता तो निर्णय कैसे लेते?
सामूहिक सभी की सहमति से, अगर कहीं व्यापार करना है तो सभी के सहमति, कहीं शहर में निर्माण करना है तो सभी की सहमति से होगा, या कोई भार माप करना है या और कोई परिवर्तन भी करना है नियमों में तो सार्वजनिक सभी की सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही वो कार्य किया जाएगा। अगला, या तो भाई वहां पे हो सकता है कि कोई ब्राह्मण या कोई पुरोहित या कोई मंदिर का मठाधीश, जैसे आज हमारे अलग अलग मठों के मठाधीश होते हैं, वो वहां का शासन या उस जगह को वो अपने अंतर्गत चलाते हैं। क्या करते हैं? अपने अंतर्गत चलाते हैं उस क्षेत्र को या उस भाग को, अपने अपने मठों को। तो हमें वहां से कोई बड़ा भव्य मंदिर नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? मंदिर नहीं मिला है। तो हम इसी धारणा को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि वहां पे पुरोहित या धर्म आधारित शासन था, क्योंकि मंदिर हमें वहां पे धार्मिक केंद्र नहीं मिला है। परंतु एक हमें ये मूर्ति मिली। क्या मिली है? मूर्ति। देखिए आप, दिख रही है सभी को? अब ध्यान से देखिए, ये चेहरा आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है? भारत में किसी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री से मिलता जुलता दिखता है क्या चेहरा? ये मोदी जी की शक्ल है। क्या किनकी है? मोदी जी की। तो उस जमाने में भी किनका राज था? मोदी राज था। किसका राज था? मोदी। हड़प्पा काल इतनी सुव्यवस्थित क्यों थी, इतनी विकसित क्यों थी? क्योंकि वहां मोदी जी राज कर रहे थे। ये मोदी जी का नहीं है, वहां से मिली हुई एक मूर्ति है। तो ऐसा अनुमान है इतिहासकारों को कि ये किसी पुरोहित की या राजा की मूर्ति है जो वहां पे शासन कर रहा था। परंतु इसको सर्वसहमति से मान्य नहीं किया गया है इतिहासकारों द्वारा। परंतु अगर शासन कैसा भी चल रहा था, राजा चला रहा था, नगर परिषद थी, व्यापारी समूह था, या और कोई भी पुरोहित चला रहा होगा, पर उसकी एक विशेषता हमें देखने को मिलती। क्या देखने को मिलती? केंद्रीकृत सत्ता का अभाव है। क्या है? कोई केंद्र में एक सत्ता नहीं, उसका अभाव। अलग अलग नगरों की अलग अलग सत्ता रही होगी। दूसरा, योजनाबद्ध नगर व्यवस्था, मतलब जितने भी नगर है वो सुनियोजित व्यवस्था के साथ बने हुए, मतलब पहले उनके नक्शे कटे हैं, कॉलोनियां कटी है, उनमें डेवलपमेंट किया गया है, नहर नालियां निकाली गई है, सड़कें समकोण पे काटी गई, उसके बाद मकानों का निर्माण करके लोगों को बसाया गया है। मजबूत शासन, मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण या मजबूत शासक नियंत्रण, सड़क जल निकासी। हम अगर वहां की सड़क देखेंगे, वहां की जल निकासी देखेंगे तो इससे क्या पता चलता है कि वहां पे जो भी शासन कर रहे थे, जो भी प्रशासन था, वो बहुत ही मजबूत था। वो अपने नियमों से कभी भी समझौता नहीं करता था। व्यापार और नियमों पर आधारित व्यवस्था, यानी वहां पे जो व्यापार था या व्यवसाय था उसके नियम भी बहुत ही सख्त थे या कड़क थे। छोटी से छोटी इकाई को मापने के लिए या तोलने के लिए अलग अलग भार माप प्रणाली वहां प्रचलित थी। दशमलव के नीचे के भार भी वहां तोले जाते थे, उसके लिए भी अलग अलग बाट वहां प्राप्त हमें हुए हैं। ये देखिए, अब चित्र के माध्यम से समझिए। ये हड़प्पा शहर है, तो क्या है? शासक या प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी, एक सबसे ऊपर अधिकारी। अब या तो पूरी हड़प्पा सभ्यता का यह हो सकता है या फिर एक विशेष नगर का। दूसरा, उच्च अधिकारी, उसके नीचे अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी या तो अलग अलग व्यक्ति जुड़े रहते थे। और फिर उनके नीचे ग्रामीण लेवल पे या यूं कहे अपने नगरों में क्या रहते हैं? पार्षद। एक तो अध्यक्ष रहता है नगर पालिका अध्यक्ष, दूसरा उसके नीचे पार्षद जुड़े रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग पार्षद रहते थे जो उस समय नगर व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते थे। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं, ये मुखिया बैठा हुआ है, ये आसपास पार्षद बैठे हुए हैं और किसी योजना को लेकर अपना क्रियान्वयन कर रहे हैं। सभी की सहमति रहेगी, सार्वजनिक जनता की सहमति, तब जाकर आगे कार्य किया जाएगा। अब अगर इतना सुव्यवस्थित था तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये नष्ट कैसे हुई? तो यहाँ एक ये बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो हड़प्पा सभ्यता इतनी उन्नत सभ्यता थी, इसका पतन अचानक नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? अचानक। कि अचानक रात को सोए और सुबह कोई भी उठाए नहीं, अचानक नहीं हुआ है। इसका पतन बहुत धीरे धीरे इसका पतन हुआ है। इसका पतन होने में पीढ़ियां लग गई है। क्या लग गई है? पीढ़ियां। यानी इसका जो उत्तर काल हम मानते हैं 1900 से 1300 का, तो इसमें बहुत क्षीण, बहुत धीरे गति से यहाँ पे इसका पतन हुआ है। जैसे आज के जमाने में देख लीजिए,
आज से कुछ समय पहले हमारे ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते थे उनको बहुत से कार्य हाथों से करना आते थे, जैसे चारपाई बनाना, झाड़ू बनाना या और कोई कलाकृति बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। पर अभी अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो गाँव में सारी चीजें विलुप्त होती जा रही है और सारा काम मशीनीकरण होता जा रहा है। काय के द्वारा किया जा रहा है? मशीनों के द्वारा। तो जब लंबा समय हो जाएगा, आज से 200 300 400 साल निकल जाएंगे, तो इस कला को हम पूरी तरह ही विलुप्त कर देंगे या तो भूल जाएंगे कि हम हाथ से भी कोई से सामान बना पाते थे। हम पूरी तरह मशीनों पे निर्धारित हो जाएंगे। तो ये जो हड़प्पा का पतन है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसको लंबा समय लगा है। लोग जितने उन्नत होते गए, उसके बाद वैसे ही उनकी जो औलादें आई वो अपने उन्नति को भूलते गए, कार्यों को भूलते गए, या यूं कहे कि उनको वो कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो कला विलुप्त होती गई। तो क्या थी? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे नगरों का महत्व कम होने लगा। लोग छोटे छोटे गांवों की ओर जाने लगे, कहां बसने लगे? शहर से गांवों की तरफ। यह पतन अचानक नहीं बल्कि क्रमिक था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो क्रमिक हुआ। कैसे हुआ? क्रमिक हुआ। और अगर यह पूछा जाए इसका कारण क्या है, तो इसका कोई एक अकेला कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पतन के लक्षण क्या थे? नगरों का अव्यवस्थित होना, व्यापार में कमी हो गई, भैया अगर व्यापार कम चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। शिल्प उत्पाद का कमजोर होना। शिल्प उत्पाद मतलब जो हाथों से बनाने वाली चीजें, जैसे मनके हैं, मोहरे हैं, आभूषण है, तो इनका उत्पाद कमजोर पड़ गया। जनसंख्या में कमी, जनसंख्या कम हो गई, किसी कारण अगर मृत्यु होती रही लगातार तो जनसंख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि पहले इतने अस्पताल वगैरह ऐसी सुविधा नहीं थी। नगरों का परित्याग, मतलब लोगों ने वहां नगरों को छोड़ के गाँवों में रहना चालू कर दिया। हड़प्पा सभ्यता का पतन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये एक दिन में नहीं हुई, इसको सालों का समय लगा है, कई सौ साल का समय इसमें लगा है। यह अचानक घटने वाली घटना नहीं है। अब इसके मुख्य कारण क्या माने जाएंगे? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो कुछ का मानना है कि इसका जो पतन हुआ है वो है बाढ़। क्या है? महत्वपूर्ण, बाढ़ का सिद्धांत। अब बाढ़ का सिद्धांत क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो बसी हुई थी, जो बसावट थी, वो नदियों के किनारे थी। कैसे थी? नदियों के किनारे थी। तो बार बार नदियों में जब बारिश हुई और बाढ़ आई, क्या आई? बाढ़ आई, तो बाढ़ नगरों में घुसी, घरों के अंदर पानी आ गया, तो लोग ने क्या किया? वहां से प्रतिस्थापन किया। जैसे आज मान लो आप जहां भी निवास कर रहे हैं, वहां पर अगर बारिश का पानी घुसने लग जाएगा, बाढ़ आने लग जाएगी, तो फिर आदमी क्या करता है? उस मकान को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह प्रतिस्थापन करता है या विस्थापन करता है। तो क्या था? कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण नगरों को भारी क्षति पहुंची। और इसका प्रमाण क्या है? तो मोहनजोदाड़ो में जब हमने खुदाई की तो वहां पे हमें गाद मिली। क्या मिली है? गाद, यानी मिट्टी की परतें मिली है। गाद जो बारिश में पानी बह के जाता है और साथ में मिट्टी बहा के ले जाता है, उसे हम गाद कहते हैं। आप भी अगर कहीं नदी किनारे जाओगे तो देखोगे जब बाढ़ आके उतर जाती है तो वो अपने साथ बाहर मिट्टी का ढेर बनाती जाती है, तो मिट्टी फैला दी जाती है। तो बहुत सी जगह हमें मोहनजोदाड़ो में गाद मिली, मिट्टी की। क्या मिली है? गाद मिली। तो उससे यह लगता है कि इस जगह पे कभी न कभी बारिश, बाढ़ का पानी आया था। और बहुत से मकान ऐसे मिले जिनका पुनर्निर्माण किया गया है। जैसे कोई मकान टूट जाए और उसका हम वापस से निर्माण करें, तो कुछ मकान ऐसे मिले जिनका पुनर्निर्माण हुआ है। तो इतिहासकारों का मानना है कि भाई यहाँ पे जो पतन हुआ है, जो क्षय हुआ है, उसका कारण क्या है? बाढ़ का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जैसे आज हमारा क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि यूरोप में बहुत भीषण गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, रोडें पिघल रही है, प्लास्टिक की चीजें पिघल रही है, आदमी गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। तो सेम यही कंडीशन उस समय रही होगी। जो हरा भरा क्षेत्र था, जो नदियों वाला क्षेत्र था, वो हो सकता है कि वहां बारिश कम हुई, रेगिस्तान बना, तो क्या हुआ? लोगों ने फिर वहां से एक दूसरी जगह जाके निवास करना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ तो पानी है नहीं, यहाँ तो जलवायु परिवर्तन होगी, अपने शरीर को उसको सहन करने की आदत नहीं है, जीवन यापन करने के लिए, खेती करने के लिए पानी नहीं है, तो क्या करेंगे कि चलो दूसरी नई जगह जाके बसेंगे। अगला कारण क्या माना इतिहासकारों ने? अगला माना नदी के मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत।
नदी का मार्ग। नदी का मार्ग कैसे? जैसे कोई एक नदी है, क्या है? नदी है। ये देखिए, ये नदी है, सरस्वती नदी और घग्गर नदी। ये यूं कहें कि ये एक नदी बह रही है। क्या बह रही है? ये हमारी एक नदी बहती हुई जा रही है, इसका रास्ता है। अब लोग यहाँ इसके किनारे किनारे बसे हुए हैं। क्या कर रखा है? बसे हुए हैं। पर होता क्या है, समय के साथ जैसे नदी का पानी तेज होता है, बहाव आता, बाढ़ आती, तो मिट्टी में कटाव होता है। क्या होता है? कटाव होता है। तो ये जो नदी ऐसे बह रही है, तो ये यहाँ से और ऐसे प्रेशर कट कट के क्या हुआ, कुछ समय बाद ये इधर आ जाएगी, और जो इधर आ रही है ये भाग भी इधर फैल जाएगा। तो नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि सरस्वती नदी सूख गई, पूरी तरह विलुप्त हो गई, उसका मार्ग अभी हमें नहीं दिखता बहती। घग्गर नदी अपना मार्ग परिवर्तन किया। तो मार्ग परिवर्तन करने की वजह से जो उसके किनारे किनारे जो लोग बसे हुए थे, उन्होंने अपना स्थान वहां से छोड़ के दूसरी जगह निवास करने लग गए। जैसे आज भी हमारे बिहार में एक नदी है, उसको बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? क्योंकि वो नदी हर बार अपना रास्ता बदल लेती है। कोसी नदी है, ये देखिए। पहला बाढ़ का सिद्धांत, बाढ़ का पानी घरों में भरा तो लोगों ने घर छोड़ दिए। दूसरा, सूखा पड़ गया, जलवायु परिवर्तन हुआ भैया, तो भी वहां पे रहना उचित नहीं है। तीसरा कारण हम मानते हैं काय को, कि नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, तो भी वहां पे फिर सूखा पड़ेगा या फिर वहां पानी भराव होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तीसरा कारण है, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि वहां पे बाहरी आक्रमण हुए, आर्यों के आक्रमण हुए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी आती है हमारी? वैदिक सभ्यता आएगी। कौन सी आएगी? वैदिक सभ्यता है। तो आर्य सभ्यता है, 16 महाजनपद, तो उनमें कौन? आर्यों के आक्रमण हुए। क्या कहना है कि इस स्थान पे आर्यों ने आक्रमण किए और नरसंहार किया, यहाँ के लोगों को मारा, लूटा। इस कारण से भी ये सभ्यता का अंत हुआ। परंतु इतिहासकार अब इसको प्रमाणित नहीं मानते, क्योंकि पूरी खुदाई में, हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी हमें बड़े लेवल पे या बड़ी मात्रा में हथियार या कोई सैनिक जो कवच कुंडलधारी हो, कवच पहन रखा हो, तो मुकुट पहन रखा हो, ऐसे सैनिकों के शव हमें प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि युद्ध होगा तो दोनों तरफ के सैनिक ही मारे जाएंगे, परंतु ऐसा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस सिद्धांत को हम अभी ज्यादा महत्व नहीं देते या नहीं मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या और कोई भी कारण है? तो वैज्ञानिकों ने और भी संभावना व्यक्त की कि भाई भूकंप आया होगा। भूकंप आना स्वाभाविक सी बात है। व्यापार में गिरावट, जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार चल रहा था या दूसरे नगरीय व्यापार थे, तो उनमें गिरावट आई होगी। तो लोगों ने नए व्यापार केंद्र खोजना चालू किए, नई जगह जाके व्यापार करना चालू किए। जैसे आज भी हमारे बहुत से लोग राजस्थान से बेंगलोर चले जाते हैं दुकान खोलने के लिए, या हम यहाँ से राजस्थान चले जाते हैं, या बिहार से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, व्यापार के लिए, यूपी से बाहर जाते हैं, और हर राज्य से लोग बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो हम व्यापार के लिए अपना स्थान छोड़ के दूसरा स्थान पे जाते हैं। व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। जब भी कोई सभ्यता अपने चरम विकास पे होती है, काय पे होती है? चरम विकास पे होती है, तो वो सबसे पहला और सबसे दुष्कर कार्य ये करती है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगती है। क्या करने लगती है? दोहन करने लगती है। जैसे आज भी हम देखें तो आज जब हम उन्नति कर रहे विकसित राज्य की श्रेणी में, तो आज भी हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही कर रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं, और बहुत से पहाड़ों को काट के खोद के उनमें सुरंग बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है? प्रकृति का दोहन होता है, और फिर समय समय के साथ हमें बहुत सी जगह सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन या भूकंप जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे भूस्खलन से हमारा उत्तराखंड बहुत ही जूझता है। हर साल वहाँ भूस्खलन होता है। तो क्या होता है, जब प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा तो भी फिर वहाँ एक समय के बाद कोई भी उन्नति नहीं रह जाती है, वो जगह त्यागने लायक ही रह जाती है, और जनसंख्या का
पलायन, अगर जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी तो स्वाभाविक बात है वो जगह खाली हो जाएगी। तो पतन के क्या कारण थे मुख्य मुख्य? पहला कारण बाढ़ का सिद्धांत। क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या है मुख्य कारण? पहला बाढ़ का सिद्धांत, भाई बाढ़ आई, पानी भरने लग गया तो लोगों ने क्या किया? जगह छोड़ दी। दूसरा जलवायु परिवर्तन, कि भाई क्लाइमेट ही चेंज हो गया, फिर वहां नहीं रह सकते, जैसा भी यूरोप में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी गिर रही है, तो हो सकता है कि अगर लगातार ऐसा रहे तो वहां के लोग भी फिर दूसरे शहरों में, दूसरे से ठंडी जगह पे शिफ्ट होने लग जाएंगे। तीसरा नदियों का मार्ग परिवर्तन, और चौथा आर्यों का आक्रमण। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसी की तरह एक हमारा गांव है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अगर आप लोगों ने सुना हो, देखा या तो उसके बारे में सर्च करना। गांव का नाम है कुलधारा। क्या नाम है गांव का? कुलधारा। कहाँ पे आ गया है ये? राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अब इस गांव की कहानी क्या कहती है? इस गांव की कहानी ये कहती है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कि जो कुलधारा गांव है ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कौन सा गांव था? पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। इसको हम भूतिया गांव भी कहते हैं, या तो घोस्ट विलेज। तो इस गांव की कहानी ये है कि उस समय जो वहां दीवान थे, राजा के मंत्री दीवान सुजान सिंह, उन्होंने क्या किया? पालीवाल ब्राह्मणों की एक कन्या, एक लड़की, एक बेटी जो बहुत ही सुंदर थी, वो उसे पसंद आ गई और उसने कहा कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा, और अगर आप में ताकत हो, आप में हिम्मत हो, तो आप मुझे रोक के दिखा देना। तो उन लोगों ने वहां जो जैसलमेर राज्य जो उनका पड़ता था, वहां उससे गुहार की राजा से कि साहब ऐसा ऐसा आपके मुख्यमंत्री या मंत्री या दीवान ने कहा है। तो उनको वहां से कोई मदद नहीं मिली। उनको कहा गया कि अगर तुम तुम्हारी लड़की की शादी मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं तुम पे टैक्स लगाऊंगा, कर लगाऊंगा, अत्याचार करूंगा। तो उन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया और उस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। तो आज भी अगर आप देखोगे तो कुलधारा गांव की अगर आप तस्वीर देखोगे, सर्च करोगे, जानकारी लोगे, तो वो गांव आज भी पूरा खंडर पड़ा हुआ है। सरकार ने खुद वहां बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। रात पड़ने के बाद आप कुलधारा गांव में नहीं रुक सकते, आपको वहां से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से अजीबो अजीबो आवाज आती है। अगर कोई गलती से आदमी रुक जाता है तो अंदर से उसको डर की अनुभूति होती है, चाहे कितना ही हिम्मत वाला हो, दिन में बड़ी बड़ी बातें करता हो, और रात पड़ते ही वहां पे डर की अनुभूति वो स्थान करा देता है। तो ऐसे उस समय बताया जाता है कि 84 गांव खाली हुए थे, सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, मान सम्मान के लिए। और कुछ लोगों का उस पर आज भी यही कहना है कि पानी नहीं है, जलवायु परिवर्तन है, परंतु एक जो लोक कथा प्रचलित है वो मैंने आपको बताई, यही है कि आत्मसम्मान के लिए वो गांव छोड़ा गया था, और आज भी उसे हम घोस्ट विलेज या भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी बारिश आई, जलवायु परिवर्तन या और कोई कारण से लोगों ने वहां से प्रस्थान किया और वो हमारे गंगा नदी के क्षेत्र में आके बसने लगे। अब ये हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुई, इसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण नगर है। क्या है? महत्वपूर्ण नगर है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो रिक्त स्थान में हो सकते हैं, सही जोड़ी में हो सकते हैं, या विकल्प में हो सकते हैं, या सत्य असत्य मत एक वाक्य उत्तर में हो सकते हैं। तो कौन कौन से स्थान है? सबसे पहला स्थान हमारा जिसके नाम से सभ्यता जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता। तो ये कहाँ पे स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान में। और इसकी खोज और उत्खनन किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और यहाँ से मिला क्या है हमको? तो यहाँ अन्नागार मिले, मतलब अन्न भरने के बड़े बड़े गोडाउन मिले हैं, वेयर हाउस मिले हैं, दुर्ग मिला है, कब्रिस्तान जिसको R37 के नाम से जानते हैं। क्या मिला है? बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है, तो उसका नाम क्या दे दिया है? R37। तो अगर पूछा जाए R37 या कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो वो हड़प्पा में मिला है। मोहरे मिली और ईंटों के
भवन मिले हैं। दूसरा, हड़प्पा के बारे में एक और जानकारी, हड़प्पा जो स्थान है वो वहाँ पे ईंटें थी, पक्की ईंटें, तो जो माफिया थे, ईंटों के माफिया, उन्होंने वहाँ से बहुत सी ईंटें निकाल निकाल के खोद खोद के बेच दी है। जैसे कोई सा गांव या शहर वीरान हो जाता है तो साधारण लोग तो उसको हाथ नहीं लगाते, डरते हैं, पर जो माफिया लोग रहते हैं, खनन माफिया हुआ, रेती माफिया, उस समय का ईंट माफिया, उसने यहाँ की ईंटें निकाल निकाल के बेची है। और वो पाकिस्तान में जो प्रेजेंट में पड़ता है, वहाँ रेलवे लाइन बिछाने में 100 मील की रेलवे लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त ईंटें यहाँ से खोद खोद के ले गए हैं। कितने मील की रेलवे लाइन के लिए? 100 मील की रेलवे लाइन के लिए। सोच लीजिए कितनी ईंटें हड़प्पा स्थान से ले जाई गई होगी। अगर वो ईंटें वहीं रहती तो इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती। काय के बारे में? हड़प्पा स्थान के बारे में। दूसरा, मोहनजोदड़ो, ये सिंध में है। कहाँ पे है? वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है। और इसकी खोज उत्खनन किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमको? महान स्नानागार या कहें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। दूसरा, कांस्य की मूर्ति नर्तकी की। काहे की? कांसे की मूर्ति। कौन सी? नर्तकी की। वो ऐसे ही कमर पर हाथ रख के खड़ी और माला माला पहन रखी है, चित्र में दिखाई थी आपको। पुरोहित राजा की मूर्ति जो अभी दिखाई है आपको। और सभा भवन, मतलब एक भवन मिला जहाँ पे लोग अपने सार्वजनिक सभा करते थे, जो अभी अपन ने आज जिसके बारे में पढ़ा है, शासन व्यवस्था के बारे में। तो सभा भवन भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। तीसरा स्थान है चन्हूदड़ो। कौन सा है? ये भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। कहाँ में पड़ता है? सिंध पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार ने। किसने की है? एन.जी. मजूमदार ने। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? चंदूगढ़ क्या है अपना? मनके बनाने का प्रमुख केंद्र है या कारखाना है। और यहाँ मोहरे बनती थी। और सौंदर्य प्रसाधन, मतलब सौंदर्य की चीजें यहाँ बनती थी, माला हुए, आभूषण हुए, सारी चीजों को मनके बनाने का यहाँ सबसे बड़ा कारखाना मिला है। अगला, लोथल, ये हमारे गुजरात भारत में स्थित है वर्तमान में। इसकी खोज किसने की? एस.आर. राव ने। किसने की है? एस.आर. राव ने। और यहाँ लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला हमको एक कृत्रिम बंदरगाह। क्या मिला है? विश्व प्रसिद्ध गोदी डोंकी यार्ड या कहे बंदरगाह मिला है। संयुक्त कब्रें मिली है। कितनी? 3, जिसमें पति पत्नी या तो एक पुरुष एक महिला या तो 2 पुरुष एक साथ दफनाए गए थे। अग्निकुंड मिला है जहाँ हवन करते थे। और चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के दाने मिले। तो कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला स्थान है हमारा कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। ये हमारे वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। तो कालीबंगा की खोज किसने की? ये काली है, तो काली की खोज कौन करेगा? लाल करेगा। तो बीबी लाल और बीके ठाकुर ने की। किसने की कालीबंगा की खोज? बीबी लाल और बीके ठाकुर। ये बीबी अलग है, ये एक तो यूं बीबी लाल हो जाती है, वो नहीं है, बीबी लाल और बीके ठाकुर ने की। और यहाँ से क्या मिला? कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं। अग्नि देवियां मिली है। और पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। मतलब जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति थी उसके अवशेष भी हमको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अगला स्थान हमारा धोलावीरा। ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। किसने की थी खोज इसकी? जेपी जोशी ने। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, खोज और उत्खनन एक ही व्यक्ति था, पर यहाँ पे खोज की है जेपी जोशी ने। और इसका उत्खनन करवाई, मतलब खुदाई किसने कराई? आर.एस. बिष्ट ने। खुदाई किसने करवाई? आर.एस. बिष्ट में। तो यहाँ आपको 2 नाम याद रखने पड़ेंगे धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। खोज जेपी जोशी, उत्खनन आर.एस. बिष्ट में। और यहाँ से क्या मिला है हमको? यहाँ से मिला है विशाल शिलालेख। एक शिलालेख मिली है, एक स्टेडियम मिला है, और 3 भागों वाला नगर। जैसे हमारे हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे थे, नगर नियोजन, तो 2 भागों में थे, एक दुर्ग और एक निचला स्तर। परंतु धोलावीरा में जो नगर मिले हैं वो त्रिस्तरीय, दुर्ग, मध्यम भाग और निचला भाग या निचला स्तर। अगला हमारा है राखीगढ़ी। ये हमारा हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और इसकी खोज किसने की थी?
सूरजभान ने, किसने की थी? श्रीमान सूरजभान जी ने। और यहाँ क्या मिलता है? ये है हमारा सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखीगढ़ी। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ तो राखीगढ़ी है। और यहाँ पे मानव कंकाल मिले, उन इंसानों के कंकाल मिले हैं। आभूषण और मकान, मकान तो स्वाभाविक बात है हर जगह से मिले हैं। दूसरा बनावली, कौन सा स्थान? बनावली। ये कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में, ये भी हरियाणा में स्थित है। और इसकी खोज की RS बीस्टन ने, किसने की है? RS बीस्टन ने की उत्खनन यहाँ पे। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें? यहाँ से हमें प्राप्त होता है पूर्व हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष और महत्वपूर्ण चीज मिट्टी का हल। अगर ये जरूर पूछा जाएगा कि बनावली से क्या मिला है, तो वहां से हमको मिला है मिट्टी का हल। विशेषकर ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, चाहे किसी भी प्रकार से वो पूछ ले कि हल कहाँ से मिला है या तो बनावली से क्या मिला है। अगला शहर है हमारा रोपड़। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 9वां स्थान रोपड़। ये कहाँ पे? ये भी पंजाब में स्थित है। और इसका उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। अब यहाँ क्या मिला है? यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष तो मिले, परंतु यहाँ से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफन किया गया था। मतलब जो एक आदमी को दफन किया, उसके साथ उसके प्यारे से कुत्ते को भी साथ में दफन किया था। सोचिए कुत्ता कितना वफादार होगा कि अपने मालिक के प्राण अगर त्यागे तो उसने उसके प्राण भी त्याग दे। तो दोनों को एक साथ ही दफन किया गया। तो अगर इंसान और कुत्ते को एक साथ दफन किया है, इनकी हड्डियां कहाँ से मिली है? तो वो रोपड़ से मिली है। कहाँ से मिली है? रोपड़ से। अगला स्थान हमारा है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और सूरकोटड़ा से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है घोड़े की अस्थियां। किसकी मिली है? घोड़े की। अगर पूछा जाए कि सूरकोटड़ा से क्या मिला, तो यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली। और इसकी खोज की है JP जोशी जी ने। किसने की है? JP जोशी ने। अगला स्थान है हमारा 11वां आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। इसकी खोज भी किसने की? उत्खनन किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने। जिसने रोपड़ का किया था उन्हीं ने आलमगीरपुर का किया, यज्ञदत्त शर्मा। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार, मतलब पूर्व दिशा का अंतिम छोर क्या था? और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जैसा अगर मैं यूं खड़ा हूं तो मेरा सिर ये हो गया उत्तर और इधर आएगा पूर्व। तो जो पूर्व दिशा है हड़प्पा सभ्यता की, उसका अंतिम छोर क्या है? वो अंतिम छोर है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और यहां से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन। और अंतिम मुख्य शहर कौन सा है? कोटदीजी। कौन सा? कोटदीजी। ये कहां पे स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। और इसका उत्खनन क्या है? फजल अहमद खान ने। और यहाँ से क्या मिली है? यहाँ पे पूर्व हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले, साथ में किलेबंदी मिली। क्या मिली है? किलेबंदी। जैसे बाकी आज के किलों में कैसा चारों तरफ से दीवारें करके शहर को बंद किया जाता था, तो उस समय के शहर को पूरी तरह से सील पैक, मतलब पूरी तरफ चारों तरफ दीवारें करके किले बंद किया गया और मुख्य दरवाजे रखे गए चार आसपास। तो ऐसे कोई इसको किला बंद किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा ईंटें, मनके और अस्थियां। पाठ प्रथम इतिहास का। ईंटें, मनके, अस्थियां क्यों रखा है पाठ का नाम? क्योंकि इसकी जानकारी हमको ईंट से मिली। कहाँ से मिली? यहाँ से ईंटों, सबसे पहले हड़प्पा में क्या किया था लोगों ने? ईंट का व्यापार किया था, 2 नंबर का धंधा किया था ईंटों का, उठा उठा के ले गए थे। दूसरा मनके, मोतियों से। कहाँ से? मोतियों से माला जो मेसोपोटामिया में मिली, अलग अलग स्थानों में मिलो, चंदूगढ़ उसका मुख्य केंद्र है। और जानकारी कहाँ से मिलती? अस्थियों से। इंसानों की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां, कुत्ते की अस्थियां। तो अगर इस पाठ को हम एक नजर में देखें तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। क्या है? विश्व की नगरीय सभ्यताओं में एक है। इसकी नगर योजना, जल निकासी, सुव्यवस्थित नगर योजना, विकसित व्यापार, मानवीकृत भार माप प्रणाली, विदेशी व्यापार, उन्नत जल निकासी मतलब ढकी हुई नालियां और उत्कृष्ट शिल्प उद्योग महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये उस समय की कांस्य युगीन सभ्यता भी रही है, क्योंकि कांसे का उपयोग सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया।
और ये इतिहास, ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। भारत की ये एक धरोहर है जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे, कितने विकासशील थे। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज से 5326 साल पहले भी हमारे पूर्वज नगरों में रहते थे, विदेशी व्यापार करते थे, सीधी सड़कें बनी हुई थी, ढकी हुई नालियों का उपयोग करते थे। और उनसे आज हमें सीख लेने की जरूरत है। जो हमारे शहर बसे हुए हैं वहां भी ऐसी व्यवस्था नहीं जो पहले थी। अब हम एक नजर मार लेते हैं इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चनों पे जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाने वाले हैं। और अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रह गए तो मेरी गारंटी बड़े वाले भी आपको एक बार में याद रह जाएंगे, क्योंकि मुख्य हेडिंग क्या है, छोटे छोटे पॉइंट। अगर ये याद है तो आगे तो आप आसानी से पूरा लिख पाओगे। अगर ये याद है कि मन के और चंदू हड़ो तो आसानी से लिख पाएंगे पूरी लाइन के मन के चंदू हड़ो में बनाए जाते थे। चंदू हड़ो मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था, कारखाना था। अगर स्नानागार और मोहनजोदाड़ो याद रह गया तो उसकी पूरी वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो हम पढ़ेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन और उनके आंसर। तो क्या है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो अगर इनने हड़प्पा ही करी है दयाराम साहनी ने, तो मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी। और ये 21 है तो कौन सा आ जाएगा? 22। हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल कौन है, या यूं कहें विकसित कालखंड कौन सा है? तो वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? अभी बताया था आपको नगरों में, कौन सा? राखीगढ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला नंबर 5, महान स्नानागार कहाँ स्थित है, या कहें विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो हमारा मोहनजोदाड़ो में। अगला 6, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? बताया था लोथल में क्या मिला है? कृत्रिम बंदरगाह मिला है। बंदरगाह गोदी के लिए प्रसिद्ध है। मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र हमारा चंदूहड़ो है। और जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? जुते हुए खेत हमको मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। घोड़े की हस्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो सूरकोटड़ा नाम के स्थान से हमें घोड़े की हस्तियां प्राप्त हुई है। और हड़प्पा सभ्यता का नाम नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो नगर कितने भागों में विभाजित थे? 2। एक तो दुर्ग जहां बड़े लोग रहते थे, प्रशासनिक वर्ग रहता था। दूसरा निचला स्तर जहां आम आदमी रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था। और धोलाविराम क्या थे? 3 लेयर है इसकी। वहां एक मध्य स्तर भी है, जो ध्यान रखने की बात है, पूछ ले तो। हड़प्पा वासी मकानों के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो मकानों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सड़कें एक दूसरे को किस कोण पे काटती है? तो सड़कें एक दूसरे को ऐसे काटती थी, ऐसे यूं सीध बंद। तो ये एंगल बना 90 डिग्री का, समकोण कहते हैं जिसे, 90 डिग्री पे। और कौन सी पद्धति पूछ ले तो ग्रिट पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिट पद्धति। महान स्नानागार किस नगर में स्थित है? ये दोबारा आ गया, देखो मोहनजोदाड़ो में है। तो जोदाड़ो में क्या मिला? तो महान स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? वही है जो आज भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या है भारत की अर्थव्यवस्था का आधार? कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। तो क्या है? कृषि। अगला, धरती पे विश्व में सबसे पहले कपास तो हड़प्पा सभ्यता में मिला था। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। इससे पहले कहीं भी कपास की खेती के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा वासी हल चलाने के लिए किस पशु का उपयोग करते थे? गधे का उपयोग करते थे? नहीं करते थे। काय का? जो तुम हो, क्या हो? बैल। तो काय का उपयोग करते थे? बैल का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शिल्प उद्योग कौन सा है? तो उद्योग क्या था सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा वासियों का? मन के बनाने का। मोती, माला में जो मोती पिराए जाते ना, मोती के मेरे मन के मोती। तो मन के मोती कौन से? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शिल्प उद्योग था।
और मनके बनाने में प्रयुक्त एक प्रमुख पत्थर, कौन से पत्थर का उपयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था? तो कार्नेलियन नामक पत्थर का उपयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था। चंदूर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो मनका निर्माण के लिए। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? किस युग की? जिस युग में जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, अगर लोहे का प्रयोग हो तो लोह युगीन और पत्थर का हो तो पाषाण युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता में काय का उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा उपयोग होता था कांसे का। तो कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला आता है, हड़प्पा की मोहरें मुख्यतः किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो सेल खेड़ी से। काय से? सेल खेड़ी से बनाई जाती थी हड़प्पा की मोहरें। और हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी? तो चित्रात्मक थी। जैसे आज हम कौन सी लिपि लिखते हैं? अनार का, आम का, वर्णात्मक देवनागरी लिपि। तो उस समय कौन सी थी? चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये दोबारा घूम फिर के आ गया है। पहले पूछा था कि लोथल में क्या मिला, तो बंदरगाह मिला। अब फिर पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। और मेसोपोटामिया में हड़प्पा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जैसे तुमको तुम्हारे मामा घर में किस नाम से जाना जाता है? हर लड़के का या लड़की का अपने घर पे नाम अलग होता है और मामा के घर प्यार से अलग रखा जाता है। तो मेसोपोटामिया के लोग प्यार से हड़प्पा वासियों को नाविकों का देश कहते थे, देश को। और इनको कहते थे मेलुहा। क्या कहते थे? मेलुहा। मेलुहा। तो किस नाम से जानते थे? मेलुहा नाम से जानते थे। बहरीन, जो मेसोपोटामिया के नीचे स्थित है बहरीन, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? इसको दिल मून कहते थे, क्योंकि किसी मून के ऊपर किसी का दिल आ गया था, तो क्या हो गया? दिल मून हो गया। अगला है हमारा क्वेश्चन, ओमान का प्राचीन नाम क्या था? आज वर्तमान में जिसे हम ओमान कहते हैं, वो क्या था? पहले मगन था, अपनी मस्ती में मगन था, तो उसको मगन कहते हैं। क्या कहते हैं? मगन कहते हैं। सुप्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान पशुपतिनाथ के मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? जिसमें आदि योग की स्थिति में बैठे हुए हैं, आसपास हाथी, घोड़े, सुअर, शेर की चित्र अंकित है। वो मोहर, वो सील कहाँ से मिली? तो मिली हमको मोहन जोदाड़ो से मिली है। और हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय वृक्ष कौन सा था? कौन से पेड़ की पूजा करते थे हड़प्पा वासी? तो जिस पेड़ पे चुड़ैल रहती है, कौन सा? पीपल का पेड़। और चुड़ैल के रहने से पीपल का पेड़ क्या करता है? उसके डर से 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो 24 घंटे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पीपल के पेड़ से, और इसीलिए उसकी पूजा करते थे। और मातृ देवी की मूर्तियां किस पदार्थ की बनी होती थी? तो मिट्टी की बनी होती थी, टेरोकोटा की। काय की? टेरोकोटा एक तरह की मिट्टी है, उसकी बनी होती थी। काय की मूर्तियां? मातृ देवी की मूर्तियां। अगला, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? ऐसे कमर पर हाथ रख के नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहन जोदाड़ो से मिली। कहां से मिली है? मोहन जोदाड़ो से। और हड़प्पावासी मृतकों के साथ कब्रों में क्या रखते थे? खीर पूरी। क्या रखते थे? खीर पूरी। क्योंकि चावल मिल गया था हड़प्पावासियों को, तो क्या खीर पूरी रखते थे? नहीं, मृतकों के साथ बर्तन, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखते थे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं क्या क्या रखते थे? बर्तन, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं। क्योंकि हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? जानकारी कैसे लगती है? तो पुरातात्विक स्रोत से। काय से? पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब जो मिट्टी में से खोद के निकाले जाते हैं, उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, लिखित स्रोत कुछ भी नहीं है हमारे पास। वैज्ञानिक उत्खनन पद्धति को किसने प्रोत्साहित किया था? सबसे पहले भाग में हमने पढ़ा था व्हीलर, REM, व्हीलर ने वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 फीट नीचे जांच करनी है तो सीधा 20 फीट खोदा और जांच करो। दर प्रति दर खोदो और जांच करते जाओ, तो 20 फीट के नीचे निकलेगा वो अलग, और बीच में जो जगह हर एक लेयर की जांच होगी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, कांस्य युगीन। कौन से? कांसे की।
अगला, घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो कहाँ से मिली है? सूर कोटड़ा से। कहाँ से मिली है? सूर कोटड़ा से। काय की? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। और हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब प्रारंभ हुआ? तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल है 2600 लेके 1900, और उत्तर काल है 1900 से ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। तो 1900 ईसा पूर्व के बाद पतन प्रारंभ हुआ, एक दिन में नहीं हुआ है। 1900 से 1300, 500-600 साल तो यही हो गए। मोहनजोदड़ो में गाद की परतें किस सिद्धांत का प्रमाण मानी जाती? मतलब इसके पतन का जो हमने अभी सिद्धांत पढ़ा है, तो अगर किसी जमीन पे पानी मिट्टी में गाद मिलेगी तो काहे का? बाढ़ आई होगी तभी तो मिलेगी। तो बाढ़ का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? बाढ़ का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार नदियों के मार्ग बदलने से सभ्यता का पतन हुआ है? तो नदी मार्ग परिवर्तन का, मतलब अगर नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, लेफ्ट जा रही थी, 50 साल 60 साल बाद राइट से आने लग गई, तो उसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? सबसे ज्यादा मान्य क्या है? तो वो है बहुकारक सिद्धांत। मतलब बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है। किसी एक कारण को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि इतनी उन्नत सभ्यता का अंत हो गया। उसके लिए बहुत से छोटे छोटे कारण है जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो आज हमने पढ़ा है हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण पाठ, प्रथम ईंटें, मनके और अस्थियां। ये हमारा आज समाप्त हुआ। इसके 2 भाग और भी है जिसको हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो कृपया पहले वो देखें, उसके बाद इसे देखें, ताकि आपको संपूर्ण ईंटें, मनके, अस्थियां का पाठ समझ में आए कहानी के माध्यम से। और अब हम मिलेंगे हमारे अगले पार्ट में। कौन सा है आपका? जिसमें हम पढ़ेंगे राजा महाराजाओं के बारे में, हमारे नगरों के बारे में, और ऐसे ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनने भारत को एक किया। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। या तो यूं कहें कि बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करके। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल।